हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में लोग शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्याय नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत हमने अभी तक चर्चा की भूमि, मृदा और जल के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीवन संसाधन क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जैवमंडल क्या होते हैं? तो जैवमंडल क्या होते हैं? जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और सभी जीव जंतु जो हैं वो एक ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच का एक सकरा क्षेत्र होता है। दोस्तों, जैवमंडल वो क्षेत्र होते हैं जहाँ इंसानों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। और इसी जैवमंडल, अब देखिए जैवमंडल तो जनरली हमने समझ लिया कि इसमें जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति साथ में रहते हैं, लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगर इसको बना दिया जाए तो इंसानों की पहुंच वहां पर वर्जित कर दी जाती है। हम इसके बारे में भी समझेंगे कि भारत में जैवमंडल कितने हैं और उसका क्या फायदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैवमंडल क्या है। तो यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। केवल कौन कौन पाए जाते हैं? केवल वन्य जीव एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र क्या होता है? देखिए, पारितंत्र क्या होता है? परितंत्र, इसको हम लोग पर्यावरण भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो पारितंत्र मतलब जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित या निर्भर रहती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप जो भोजन कर रहे हो तो आपका भोजन कहाँ से आ रहा है, आपकी निर्भरता उस भोजन पर कहाँ से है? तो भूमि पर उगाएगी उस फसल से। तो फसल जो है वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। या मैं ऐसा कहूँ कि शेर की ही बात कर ले, शेर जिंदा रहने के लिए क्या खाता है? शेर जिंदा रखने के लिए वो शिकार करता है और वो मांस का उपभोग करता है। तो शेर की निर्भरता किस पर है? चाहे हिरन मान लो या दूसरा कोई शिकार जिसको शिकार बनाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस जैव मंडल में जहाँ पर सभी जीव जंतु और वनस्पतियाँ एक साथ रहते हैं, वहाँ पर ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही तंत्र क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। दोस्तों, एक शब्द का नाम आपने सुना होगा, खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला भी इसी का एक भाग है, क्योंकि परितंत्र में अगर कोई भी चीज, कोई भी शिकार, मान लो शेर के लिए कोई शिकार ही नहीं बचा होगा तो शिकार तो खत्म हो ही गए हैं, उसके साथ साथ जो निर्भर शेर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके आगे की बात करते हैं पौधों की उपयोगिता के बारे में। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना वनस्पति संसाधन के बारे में। पौधों की उपयोगिता क्या है? क्या आपने सोचा है कि आपके घर के बाहर लगा हुआ पौधा आपके लिए किस तरह से उपयोगी है? अगर आपके घर के बाहर लगे पौधे में कुछ फल लग रहे हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम लोग फल ले लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ से आपको रबर मिल जाता है, लेटेक्स मिलता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ से हमको कागज़ का भी उपयोग, कागज़, आपके हाथ में जो किताबें होती हैं ये कागज़ भी दोस्तों पेड़ पौधों से ही बनता है। गोंद पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी औषधि पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। लाख पेड़ पौधे से प्राप्त की जाती हैं। तो बहुत सारी वजह से पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे उत्पाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या उपयोग है पेड़ पौधे का? पेड़ पौधे जो है वो प्राणियों को आश्रय देते हैं। बहुत सारे जीव जंतु गर्मी के दिनों में छांव ढूंढने के लिए पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, और ये पेड़ पौधे कई बार जो है जंतुओं और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। इंसानों को भी जब कहीं वो घूमने जा रहा होता है तो उसको भी पेड़ पौधे आश्रय ही देते हैं। तो हम भी जब बहुत तेज़ धूप लग रही होती है और आसपास कोई घर या मकान नहीं दिखता है तो हम सबसे पहले क्या खोजते हैं? हम लोग खोजते हैं अगर कोई पेड़ मिल जाए जिसके अंदर काफ़ी सारी छाया हो तो हम आराम कर सकते हैं उस पेड़ के नीचे। तो पेड़ हमारे लिए उपयोगी क्यों हो गए? क्योंकि ये प्राणियों के लिए आश्रय का काम भी करते हैं।
अगली उपयोगिता क्या है? पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी इसलिए भी हैं क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग जीने के लिए करते हैं, वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे उसका उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं, तो जब भोजन बनाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश लेकर के, पानी लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और इसी प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मृदा संरक्षण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। इससे पहले हमने मृदा का टॉपिक ही शुरू किया था। मृदा के पिछले वीडियो में हम समझा था कि मृदा को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें वनों की कटाई को रोकना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों की उपयोगिता आपको समझ में आ रही होगी। उसके अलावा रक्षक मेखला में भी एक काम करते हैं। दोस्तों, मृदा संरक्षण की विधियों में हमने एक विधि पढ़ी थी, रक्षक मेखला। जिन क्षेत्रों में तेज गति से हवा या वायु चलती हैं, उन क्षेत्रों में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए एक लंबी कतार में पेड़ों की श्रृंखला लगाई जाती है, जो कि मिट्टी को बचा लेती है। तो मिट्टी के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों की रक्षक मेखला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सहायक होती है। और कुछ हद तक ये भी बोला जाता है कि जो तटीय क्षेत्र है, जो महासागरों के पास वाले इलाके हैं, महासागरों से आने वाला चक्रवात या सुनामी जो होती हैं, उसके असर को भी ये पेड़ पौधे रक्षक मेखला के रूप में बचाव करते हैं और उसके प्रभाव को भी कम कर देते हैं। इसलिए सजेशन यानी जो सरकारें लगातार क्या करती हैं कि जो राज्य समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुनामी या जो चक्रवात आते हैं, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेड़ पौधों की उपयोगिता तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम लोग वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में। तो वन्य जीव के अंतर्गत पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन वन्य जीव के अंतर्गत गिना जाता है। तो देखिए, वन्य जीव के अंतर्गत गिना जाएगा जंतु। जितने भी जानवर जंगल में या बाहर भी आपको दिखाई देते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब जंतु होते हैं। पक्षी उसके अंतर्गत आते हैं। कीट, जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीट, कीड़े मकोड़े जो आते हैं, वो भी क्या आते हैं? वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ जलीय जीव भी आते हैं। देखिए, वैसे तो वन्य जीव में जलीय जीव को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, वन्य जंतु की उपयोगिता अगर मैं आपको बोलूँ कि गाय की उपयोगिता क्या है, गाय और भैंस हमारे किस तरह से काम आती है, तो गाय और भैंस जो हमारे दुग्ध उत्पादन में काम आती है। तो गाय और भैंस की उपयोगिता क्या हो गई? उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे मांस की प्राप्ति होती है, जैसे कि चिकन आपने सुना होगा, जो मुर्गी होती है उससे मांस की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनसे मांस निकाला जाता है। कुछ जानवरों की खाल महत्वपूर्ण होती है, तो खाल भी काम आती है। उसके अलावा जानवरों से, जैसे भेड़ों से ऊन निकाला जाता है, जो आप स्वेटर ठंड के दिनों में पहन रहे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उस स्वेटर के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला ऊन है, वो कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है? तो दोस्तों, उसका स्रोत है ऊन। ऊन जो है वो भेड़ों से मिलता है। तो भेड़ क्या हो गया? उस ऊन का स्रोत है और वो किसी देश से, या हो सकता है हमारे देश की उन भेड़ों से निकाला गया हो। मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। आप जो कई बार शहद का इस्तेमाल घर पे करते हैं, वो शहद मधुमक्खी बनाती है। और मधुमक्खी के अलावा शहद बनाने का जो तरकीब, जो रेसिपी है, वो किसी और के पास दुनिया में नहीं है। उसे आप घर पे ऐसे बना नहीं सकते। फूलों के परागकण में मदद करते हैं। तो जो कीट होते हैं, ये फूलों के परागकण में मदद करते हैं। अगर कीट फूल पर नहीं बैठेगा, तो फूल जो पौधा होता है उसके ऊपर अगर नहीं बैठेगा, तो फूल खिलेगा ही नहीं। परागकण को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करते हैं। तो फूलों के परागण में भी मदद करते हैं। कौन? कीट मदद करते हैं। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो कीट की अगर बात की जाए, तो कोई भी जंतु मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो वो मरने के बाद उसका अपघटन हो जाता है। इसका मतलब वो जब सड़ता है, तो या पेड़ पौधे की पत्तियां हुई, तो जब ये सड़ते हैं तो इनको सड़ाने के लिए कौन से जीव जिम्मेदार होते हैं? तो वो सूक्ष्म जीव या कीट जिम्मेदार होते हैं, जो अपघटक का कार्य भी करते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा? यहाँ हमने समझा वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में। इससे पहले हमने क्या समझा? इससे पहले हमने समझा पौधों की या पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में। आइए अब हम लोग समझते हैं पक्षी की उपयोगिता के बारे में
कि पक्षियों को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, हमने पक्षियों की दो कैटेगरी यहाँ पर, एक चिड़िया को समझते हैं और एक गिद्ध को समझते हैं। दोनों आपके बहुत फैमिलियर हैं और इन दोनों को आपने ज़रूर देखा होगा। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और जो चिड़िया है वो आपको घर के आसपास आपको मंडराती हुई दिख जाएगी। तो चिड़िया क्या होती है? चिड़िया छोटे छोटे कीटों को खाती है और जो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अपघटक कहा जाता है। तो चिड़िया एक अपघटक है। तो ज़रूरी नहीं कि पक्षी सारे एक ही श्रेणी में हो, तो चिड़िया एक अपघटक का कार्य करती है। लेकिन जो गिद्ध होता है, अक्सर गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाने का प्रयास करता है, खाता ही है। तो मरे हुए जितने भी जानवर होते हैं उनको नोच नोच कर जो खाते हैं गिद्ध आपने देखे होंगे। हालांकि देखना बहुत सही नहीं लगता है, बहुत इसको देखते हुए आपको एक भर्त्सना जैसा फीलिंग आता है। लेकिन फिर भी जब गिद्ध को आप देखोगे तो वो किसको खा रहा होता है? वो मृत जीव जंतुओं का उपभोग करता है। तो वो किस तरह का जीव है? वो एक अपमार्जक है। तो अपमार्जक क्या होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अपमार्जक मृत जीव जंतुओं को खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अपमार्जक कहा जाता है। और उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? गिद्ध लिख सकते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं? उसमें आप चिड़िया का जिक्र कर सकते हैं। और यही पारितंत्र का संतुलन है, क्योंकि अगर गिद्ध उस जीव को नहीं खाएगा तो हमारे देश में और दुनिया में जानवरों की लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो कहीं न कहीं गिद्ध के द्वारा उसको अपमार्जक के रूप में उसको खाना, ये पारितंत्र के संतुलन के लिए सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरह से किया जाता है? प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वन। प्राकृतिक वनस्पति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आती है? वन। वन आपने देखे होंगे, पेड़ पौधे की अलग अलग प्रजातियों का बहुत बड़ा एक क्षेत्र जिसमें सघनता में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वन। जबकि घास स्थल क्या होते हैं? ये घास स्थल छोटी छोटी घास होती है जहाँ पर पेड़ पौधों की ऊंचाई भी छोटी छोटी होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत नॉर्मल हो, ऐसे जगहों पर घास के मैदान भी होते हैं। और चरागाह भी जो होते हैं वो भी घास के मैदान होते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े फेमस घास के मैदान है, चाहे वो अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान हो, या वो यूरोप का स्टेपी घास का मैदान हो, या फिर वो ब्राज़ील का कंपास या अर्जेंटीना का पंपास घास का मैदान हो। दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेंगे आगे की कक्षाओं में। तो हम लोग इसको समझते हैं। एक होता है गुल्म, ये भी वनस्पति के अंदर आता है। तो गुल्म क्या होता है? ये शब्द से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं लिखूंगा कटीली झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष, तो कटीली जो झाड़ियाँ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुल्म वनस्पति बोलते हैं। तो कटीली झाड़ियाँ और जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वो सारे गुल्म के अंतर्गत आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कटीली झाड़ियाँ और ये वृक्ष कहाँ मिलते होंगे? तो इसका सिंपल सा उत्तर है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस तरह के वृक्ष आपको दिखाई देंगे। टुंड्रा वनस्पति कहाँ दिखाई देती है? टुंड्रा वनस्पति अक्सर ठंडे इलाकों में शीत जोन में दिखाई देती है। जो शीत कटिबंधी इलाके जहाँ पर तापमान बहुत नीचे होता है, बहुत कम होता है, उन क्षेत्रों में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्र में हो, चाहे वो रूस के क्षेत्र में हो, या कनाडा या उत्तरी ध्रुव पर कहीं भी आपको जब पेड़ पौधे दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह की वनस्पतियाँ दिखाई देगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए एक एक करके सब समझते हैं कि घास के मैदान क्या है। घास के मैदान क्या है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ छोटे आकार वाले वृक्ष एवं घास उगती हैं। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ छोटे आकार के पेड़ एवं घास उगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घास स्थल। कुछ घास स्थल के नाम मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको याद रखने में आसानी हो, जैसे कैंपोस, जैसे पंपास, जैसे प्रेरी घास का मैदान। तो ये 2-3 नाम मैंने लिख दिए, हो सकता है आपको आगे ये चीज़ काम आ सकती हो। गुल्म वनस्पति क्या होती है? मैंने अभी बताया कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो शुष्क प्रदेश होते हैं। और शुष्क प्रदेश मतलब क्या? शुष्क प्रदेश मतलब मरुस्थल। तो मरुस्थल में क्या मिलेगा आपको? मरुस्थल में आपको वर्षा कम मिलती है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले होते हैं, पत्तियाँ कांटेदार होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनकी जड़ें कैसी होती हैं?
जड़ी जड़ें जो है वो गहरी होती। हो सकता है कि पूछ ले कि गुल्म वनस्पति की विशेषता क्या है, तो क्या विशेषता होगी? पहली बात तो ये कि शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा कम होती। दूसरी, इनके पत्ते कांटेदार होते हैं, ये कटीली झाड़ियाँ होती है। और तीसरा कारण क्या लिखता है, तीसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे, इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, ये आप लिख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े इसमें, टुंड्रा वनस्पति क्या होते हैं? तो मैंने बताया टुंड्रा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ ठंडे इलाके हो, शीत या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। और टुंड्रा वनस्पति में जो दो मुख्य वनस्पतियाँ है वो है मास और लाइकेन। ये शायद आपको नाम नए लगे हो, लेकिन ये हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते, इसलिए बहुत सारे पेड़ पौधे के नाम हमें नए लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपके आसपास के पेड़ पौधे के नाम बताऊंगा तो आप जल्द ही बोलोगे कि ये तो मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं और टुंड्रा वनस्पति शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जाती है, जो हमारे यहाँ से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर होगी। तो वैसे भी हमसे बहुत दूर होने की वजह से इनसे हमारा परिचय सामान्यतः नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में जनरली सामान्यतः दो तरह की वनस्पतियां समझी जाती हैं। पहली है सदाहरित या सदाबहार वन और दूसरे होते हैं पर्णपाती वन। सदाहरित शब्द को समझिएगा आराम से, बहुत आसान है। सदाहरित मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं, वे पेड़ पौधे या वे वनस्पति जो साल भर हरे भरे रहते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। और हरे भरे रह रहे इसका मतलब ये कि वो कई साल के किसी भी महीने में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो जो पेड़ पौधे साल के किसी महीने में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं वो पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, सदाहरित वन कहलाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि क्यों ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं? तो ये इसलिए नहीं गिराते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है और इन पेड़ पौधों को वर्षा की कभी कमी महसूस नहीं होती है। तो अगर पेड़ पौधों को वर्षा की कमी आ जाए तब वो पत्ते गिराते हैं, लेकिन अगर वो नहीं गिरा रहे तो उस वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं, सदाहरित या सदाबहार वन। वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। तो अपनी पत्तियां, पतझड़ का मौसम यहाँ पर नहीं आते हैं। कई बार आपने आपके आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं ये वसंत ऋतु के टाइम पे, इनके गर्मी आने के समय पे इनके पेड़ पौधों की सारी पत्तियां धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाती है। आपको पेड़ काफ़ी खाली खाली लगता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो जिस पेड़ को देख रहे हैं वो सदाबहार तो नहीं है। तो वो पेड़ किस प्रकार का है, तो वो पेड़ है पर्णपाती प्रकार का। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की हानि को रोकने के लिए किसी एक ऋतु में पौधे या वनस्पतियां अपनी पत्तियां गिरा दे, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा इतनी ज़्यादा ना हो कि वर्ष भर में उस पेड़ को अपनी पानी की आपूर्ति कम होती नजर आए, तो ऐसे में पेड़ क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देते हैं। कुछ हद तक वो पत्तियां गिराते हैं जिससे अपनी पानी की आपूर्ति को वो पूरा कर ले। तो अगर आप अपने घर के सामने कोई ऐसा पेड़ देख रहे हैं जिसमें किसी साल के महीने में कोई पत्तियां झड़ रही है, तो इस मान के चलिए कि वो पेड़ पर्णपाती प्रकार का है। लेकिन अगर आपके घर के सामने सदाहरित वन है जिसके पत्तियां नहीं गिर रही है, तो वो सदाबहार वनस्पति का प्रकार है। तो हमने इसमें क्या समझा, हमने वनस्पति के वितरण को समझते हुए दो प्रकार की महत्वपूर्ण वनस्पतियों को समझ लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारक। अभी तो बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझा कि कीट क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं, जीव जंतु क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, वनस्पति क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जानकारी हासिल तो कर ली। लेकिन क्या इनको हमसे कुछ समस्याएं हैं? क्या मानवीय विकास के कारण इन पक्षियों और जीव जंतु और वनस्पतियों के आवास नष्ट हो रहे हैं? तो बिल्कुल इनके आवास नष्ट हो रहे हैं। पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारक क्या क्या हैं? तो कारक खाली मानवीय ही नहीं हो सकता, प्राकृतिक कारक भी होते हैं। तो दोनों कारक की हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। जैसे मानवीय और प्राकृतिक कारक होते हैं, तो जैसे प्राकृतिक कारक में आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, सूखा पड़ने लग जाता है और सूखे पड़ने की वजह से वनस्पतियां भी समाप्त हो जाती हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी धीरे धीरे उसमें समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर भी जलीय जीव में बहुत सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन जो है प्राकृतिक कारण है। लेकिन आपने सोचा है जलवायु परिवर्तन हो क्या रहा है?
हो क्यों रहा है? तो जलवायु परिवर्तन भले ही प्राकृतिक कारक हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के पीछे जिम्मेदार कौन है? जलवायु परिवर्तन के पीछे जिम्मेदार है मानव। मानव जो लगातार औद्योगिकरण के दौर में हम लोग लगातार कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे वैश्विक तापन बढ़ रहा है। तो हमारे द्वारा ही हमारी वजह से ही ऐसा कुछ जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर देखने पर प्राकृतिक कारक लगता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय प्रकार का कारक भी है। दूसरा जो कारक है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन की वजह से वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे इस वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो जड़ें लगाते हैं, अपनी जड़ें जहाँ जिस मृदा में वो रखते हैं, वो मृदा धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, चाहे वो नदियों के माध्यम से हो या किसी और कारक के माध्यम से हो। तो ऐसे में जो मृदा है वो समाप्त हो जाती है, और मृदा के साथ साथ वनस्पति और छोटे छोटे कीट जीव जो जंतु हैं उसमें वो भी समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। एक और प्राकृतिक कारक है दावानल। दावानल को कुछ लोग प्राकृतिक कारक भी बोलते हैं, और कहीं कर पे लिखा है कि मानव निर्मित कारक भी है। तो ये दोनों ही कारक है। दावानल मतलब आग। जंगल की आग का नाम जरूर आपने सुना होगा। आग लगने के कारण करोड़ों लाखों वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपने अगर कभी कहीं न्यूज़ में या कहीं पिछली क्लास के दौरान अगर आपने टीवी वगैरह में सुना होगा, तो जो 2018 या 19 की घटना थी, जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लग गई थी। इसी के साथ साथ उसी के अगले साल जो है अमेज़न के जंगल में भी आग लग गई थी। ये दावानल क्या है? ये जंगलों की आग को बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली उस आग में लगभग 5 करोड़ जीव जंतु प्रभावित हुए हैं, और पेड़ों की तो संख्या की गिनती भी नहीं कर सकते आप। तो सोचो, दावानल एक बहुत बड़ी आपदा है, जिसकी वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधों के आवास नष्ट हो सकते हैं। और आखिरी जो कारण है आपका भूस्खलन। भूस्खलन मतलब अभी हमने समझा था। भूस्खलन मतलब जो पर्वत का या चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा, भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाए, जिसके कारण हो सकता है बहुत सारे जीव भी मर सकते हैं, उसके कारण बहुत सारी वनस्पतियाँ भी नष्ट हो सकती हैं। तो ये भी एक कारक है पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास के नष्ट होने का। तो दोस्तों, यहाँ हमने समझे इन कारकों को। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं जीव जंतुओं के शिकार की समस्या। वो तो हमने उनके आवास के खत्म होने के कारक समझ लिए थे। अब जीव जंतुओं के शिकार की समस्या भी बड़ी चिंता है। आज की चिंता का सबसे बड़ा विषय जो है वो है जीव जंतुओं का शिकार किया जाना। ये शिकार का कारण क्या है? क्यों हम लोग क्यों इंसान इन जीव जंतु का शिकार करता है? शिकार ज़्यादातर अवैध शिकार हो रहा है, वो इंसान ही कर रहा है, क्योंकि जो शेर शिकार करता है वो तो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, वो संतुलित अवस्था में होता है। लेकिन हम जो शिकार करते हैं वो किस कारण से करते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ जानवरों की खाल बहुत महंगी बिकती है बाज़ारों में। तो हम अपने व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन जानवरों की खाल, चाहे वो शेर या चीता की खाल हो, बहुत ज़्यादा मार्केट में महंगी बिकती हैं, तो इसको ये बाज़ार में बेचते हैं। हाथी दांत का नाम आपने सुना होगा, एक आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाथी दांत भी दुनिया के बाज़ारों में बहुत महंगे बेचे जाते हैं, और भारत में इसी वजह से बहुत सारे हाथियों को दांत के लिए मार दिया गया था। आपने एक व्यक्ति का नाम नहीं सुना है तो उसको एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा। उसका नाम है वीरप्पन। ये आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया के कई जंगलों में रहता था। चंदन का एक तस्कर था, जिसने अकेले ने ही 700 हाथियों को दांत की वजह से मार दिया था। दांत हो या खाल हो, इसकी वजह से उन्होंने मार दिया था। तो उसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, और ये वीरप्पन का कैरेक्टर बहुत जो है चर्चा में था उस समय। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार को सजा देना चाहिए, क्योंकि वो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जानवरों की जान ले रहा है। कारक देखो क्या है? नाखून भी, कुछ जानवरों के नाखून जो खुर होते हैं वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। जैसे चाहे हम लोग हाथी की बात कर ले, या शेर या टाइगर या चीता की बात कर लें। उसके अलावा सिंग जो होते हैं, कुछ जीवों के सिंग भी बहुत ज़्यादा महंगे मार्केट में बिकते हैं, चाहे वो 12 सिंगा हो या हिरन के सिंग हो, तो इसके लिए भी उनका शिकार किया जाता है। और कुछ पक्षियों के पंख भी बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जैसे मोर के पंख आपको मार्केट में दिखाई देंगे, तो ये उसके पंख निकालने के लिए लोग उनको मार देते हैं। तो जीव जंतुओं के शिकार की समस्या आज का चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हमें इन्हें बचाना है और हम ही इनका शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, किन किन जानवरों के शिकार पर देश में पाबंदियां पूरी तरह से लगा दी गई हैं? जैसे शिकार किनका ज़्यादा होता है? चीता का शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में, और भारत में तो चीता लगभग ख़त्म हो चुके हैं। शेर, हाथी, ब्लैक बक, काला हिरन, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटेमस,
और हिम तेंदुआ, इन सभी जानवरों के शिकारों पर प्रतिबंध तो लगाया गया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं जानवरों को हो रही है, क्योंकि इन्हीं जानवरों की खाल, दांत, नाखून और सिंग जो है मार्केट में व्यावसायिक उद्देश्य से बेचे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो हमने इन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए क्या मुहिम चलाई है? तो हमारे देश में इसको सुरक्षित रखने के लिए 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग करते हैं। सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, सरकार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल निचय बनाती है, सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाती है। तो इन तीनों की हेल्प से, इन तीनों की मदद से हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक जीव, वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या भंग ना किया जाए तो पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हमने जो मुहिम शुरू की है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे हम लोग उन प्रजातियों, उन जीव जंतु और पेड़ पौधों, वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी संख्या को हम लोग, जो सापेक्षित संख्या है उसको हम लोग भंग ना करें, जो संख्या होना चाहिए एक आदर्श संख्या पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की, तो फिर क्या होगा? ऐसे में संतुलन को बनाया जा सकता है। तो संतुलन जो है पर्यावरण का, वो बना रहेगा। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए 3 मुहिम शुरू की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का कार्यक्रम शुरू किया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य का कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित निचय बनाए गए थे। जैव मंडल निचय क्या होते हैं? जैव मंडल निचय क्या होते हैं? ये एक वैश्विक नेटवर्क है। देखिए, जैव मंडल निचय या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी से कहते हैं। ये दुनिया में तब सामने आया जब यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। वो यूनेस्को ने पूरी दुनिया में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को रिजर्व करना शुरू किया, और साथ साथ पाबंदियां भी लगाई कि उन क्षेत्रों में इंसानों को नहीं पहुंचाया जाएगा। तो हम लोग उसमें कर क्या रहे हैं? एक तो हम अभी तक बोल रहे थे कि हमको जानवरों का संरक्षण करना है, तो ये जो जैव मंडल निचय है संरक्षण ही नहीं करता, साथ साथ जानवरों के विकास को भी देखता है। तो 2 चीज़ को लेकर के ये एक आइडिया लाया गया था कि जानवरों का संरक्षण करना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम संख्या हो गई कि इनकी संख्या को बढ़ावा भी देना है, तो उनके विकास को भी देखना है। तो जानवरों को उसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं या बढ़ते हैं। तो ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े आरक्षित क्षेत्रों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। दोनों शब्द इसमें आए हैं आपके, संरक्षण और विकास। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के अंतर्गत एक नाम आपके सामने आएगा, CITES। CITES क्या है? CITE एक कन्वेंशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को ही बोलते हैं फोना एंड फ्लोरा। तो फोना एंड फ्लोरा को हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने CITES ये योजना बनाई है हमने, मतलब पूरे विश्व में चलती है। तो ये क्या करती है? प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार करते हैं, जिसमें सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस सूची में लगभग 5000 पशुओं को सूचित किया गया है और 28,000 पौधों की जातियों को सूचित किया गया है। तो इन जातियों के शिकार पर और इनको खत्म करने पर, नष्ट करने पर रोक लगा दी गई है, ताकि इनको सुरक्षा के साथ साथ इनको विकास भी किया जाए। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा। चलिए आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। दावानल क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के अंतर्गत दावानल क्या है? ठीक है, दावानल क्या है? प्राणी जात और वनस्पति जात के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मैंने बोला दावानल क्या है, तो दावानल क्या है? ये है जंगल की आग।
जंगल की आग जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। तो ये दावानल आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके दोनों ही कारण हो सकते हैं, मानव जनित कारण भी हो सकता है और प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। तो समझते हैं ये कारण कौन कौन से। पहला जो कारण वो है कि तड़ित झंझा के कारण अग्नि। तड़ित झंझा के कारण अग्नि मतलब, तड़ित झंझा मतलब जो बिजली गिरती है ना आसमान से, उस बिजली गिरने की वजह से भी जंगलों में कई बार आग लग जाती है। तो तड़ित झंझा के कारण जो बिजली गिरती है उससे जो आग लगती है वो जंगलों में आग फैल जाती है। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस आदि में आग लगाते हैं। कई बार ठंड के दिनों में दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग ठंड को भगाने के लिए कुछ लकड़ियों और कुछ पत्तियों को जलाते हैं ताकि वो ठंड जो है वो ठंड को भगा सके, और वो गांव में और शहरों में कई जगह किया जाता है। तो जंगल में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है, कई बार वो चीज़ आग भी पकड़ लेती है, और कई बार दूसरे किसी कामकाज के पर्पज़ से भी, किसी कामकाज को लेकर भी लोग जो है थोड़ा छोटा मोटा आग लगाते हैं लेकिन उनको बुझाते नहीं है, और वही लापरवाही जो बन जाती है बहुत बड़ा हादसा, और ऐसे में बहुत बड़ा एक दावानल बन जाता है, पूरा जंगल में आग लग जाती है, करोड़ों लाखों जीव उसमें नष्ट हो सकते हैं। स्थानिक लोगों, उद्यमी या शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगाना। बहुत सारे लोग जानबूझ करके ये आग लगाती है। हो सकता है उनको कृषि के लिए भूमि चाहिए, या किसी उद्यमी को उसके लिए उद्योग के लिए भूमि चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं इस वजह से उस भूमि को वो हासिल नहीं कर पा रहा होता है। तो अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से भी कुछ व्यक्ति जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने चाहिए। तो आइए समझते हैं कि इस दावानल को रोक कैसे सकते हैं हम लोग। जब लग जाती है आग तो उसको नियंत्रण करने के उपाय भी जरूरी है। तो पढ़ते हैं दावानल को नियंत्रण करने के उपाय, यानी जंगल की आग को लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बचाने के दो मेन तरीके हैं। एक तो शिक्षण द्वारा अग्नि लगाने से रोकना, लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैलाना कि जो दावानल लग रही है उसको आप कैसे बुझाएं। पहली बात तो है कि लगाना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप जो छोटा मोटा आग लगाते हैं उससे पूरा जंगल नष्ट हो सकता है, और जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है ये जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई जाए। और दूसरी बात है कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि अगर आपको छोटी मोटी आग ऐसी कुछ लगती दिखे तो उसको आप छोटे मोटे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग किस तरह से उसको बुझा सकते हैं, ये भी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी, संचार जाल द्वारा अग्नि को शीघ्र पता लगाया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास कुछ परिरक्षण बिंदु हैं कि कहाँ पर आग लगी हुई है, अगर हमारे पास व्यवस्थित चौकसी है, जो भी चौकीदार वहाँ पर रखे गए हैं, अगर वो जागरूक लोग हैं या वो लोग जो हैं हमेशा ध्यान रखते हैं कि कब क्या कहाँ हो रहा है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो ऐसे में निपुण चौकसी के द्वारा भी हम लोग आग का पता लगा सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट के साधन हैं और हम लोग संचार के साधन के माध्यम से तुरंत सूचना देकर भी आग को लगने से बचा सकते हैं। या आग लग चुकी है तो उसको जल्द ही बुझाया जा सकता है। तो ऐसे में दावानल यानी जंगल की आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जंगल की आग बहुत ज़्यादा जो है खतरा है वन्य जीव और प्राणियों के लिए। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। आगे के वीडियो इसी तरह से आपके सामने आए और नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिसके लिए आपको इस चैनल को करना पड़ेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की है। आगे की वीडियो में भी हम लोग कुछ आगे की ऐसी कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।